मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 11 अगस्त में हम पहुंच चुके हैं और आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आज जो 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले एक बार टारगेट अपना सेट कर लीजिए। आउट ऑफ 10 कितना आप स्कोर करेंगे, यहाँ पर कट ऑफ अपनी सेट करें। यहाँ पर जो टेस्ट की कट ऑफ है, जो मॉक की जो आपकी कट ऑफ है वो 6 रखी गई है। यहाँ पर आप कोशिश करें 6 या इससे ज्यादा स्कोर करने की। अगर कम भी स्कोर होगा इवन दैट इज एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज यू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। चलिए टॉपिक्स में आपको दिखा देता हूँ एक बार जो डिस्कस करने वाले हैं आज। शुरुआत हमारी होने वाली है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। कंपटीशन एक्ट के बारे में जानेंगे, क्लासिकल लैंग्वेजेस को डिस्कस करते हुए आईपीसीसी विवाद से विश्वास स्कीम, नोडल बॉडी टू गवर्न द एक्स्ट्राडिशन एक्ट के बारे में जानेंगे। आईटीबीपी को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, वर्ड इंडिजिनस पीपल, जजेस हाईकोर्ट के अपॉइंटमेंट को लेकर एक क्वेश्चन रहने वाला है। ट्राइबल बिल के बारे में जानेंगे और फिर फाइनली सीखो और कमाओ स्कीम जो है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कंपटीशन एक्ट 2002 और पूछा है इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो टॉपिक को अंडरलाइन करें सबसे पहले और इसके बाद जो चीज पूछी गई है उसे आप सर्कल में डालें। यहां पर टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं। विद इन 10 सेकंड्स में आंसर करने की कोशिश करिएगा। क्या इसका आंसर होगा? पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन एंटी ट्रस्ट लॉ इन इंडिया टू इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन द मार्केट। मार्केट के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका यहाँ पर जो कंपटीशन है वो सही तरीके से चल सके, साथ ही साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो लेकर आई जा सके, इसके लिए कंपटीशन एक्ट 2002 को लेकर आया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक एपलेट बॉडी है, तो वहां पर आप अपील कर सकते हैं जो भी केसेस आपको लगते हैं वो सही तरीके से नहीं जिनकी सुनवाई हुई है, ठीक है, या फिर जो भी केसेस ऐसे हैं जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेट करते हैं। तो यहां पर जल्दी से आंसर करें, क्या आंसर होगा फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। रिसेंटली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिफ्यूज किया है एक इंक्वायरी जो कि फ्लिपकार्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में चल रही थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लेकर आया गया था और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि इंक्वायरी को रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज थी, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका कंपटीशन एक्ट से लेकर पूछा जा सकता है। सो एंटी ट्रस्ट लॉ इन इंडिया इज द कंपटीशन एक्ट 2002 जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है बिजनेसेस को ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड वहां पर चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि कुछ बिजनेस जो है कुछ प्रैक्टिसेस को यूज करके अनफेयर एडवांटेज जो है वो यहां पर ले जाए। इमेजिन करें कि एग्जाम हो रहा है, यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, यहाँ पर आप बैठे हैं और आपसे आगे भी एक स्टूडेंट बैठा है, उसको जो एग्जामिनर है वो हेल्प कर रहा है पेपर को सोल्व करने के लिए, या फिर वो अपने साथ चिट लेकर आया है जिसको वो यूज कर रहा है। बाकी सभी जो स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर वो बिल्कुल फेयर मैनर में एग्जाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल गई ना। तो इस तरीके की एडवांटेज बिजनेस सेक्टर के अंदर ना मिले, तो इस वजह से कंपटीशन एक्ट को लेकर आया गया है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जो एक्ट है द एक्ट वाज अमेंडेड और इसे 2007 के अंदर, देखिए 2002 के अंदर तो इसे लेकर आया गया, 2007 के अंदर इसे अमेंड किया गया। और जब अमेंडमेंट इसकी करी गई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल जो थे इनको बनाया गया। तो दो बॉडीज बनाई गई 2007 के अंदर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। सो यहां पर ध्यान रखिएगा, अंडर दिस एक्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द अपीलेंट बॉडी। नो, देखिए दो बॉडी बना ली, एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना दी, एक कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दी। अब जो अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई है उसी का तो काम होगा ना अपील्स को यहां पर देखना, ठीक है। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये अपीलेट बॉडी नहीं है, एक सेपरेट बॉडी है जो कि अपील्स को मैनेज करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? आंसर विल बी। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि कह रहा है वेरियस लैंग्वेजेस को कंसीडर करें और बताएं कि यहां पर कौन सी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। मराठी को, तमिल को, तेलुगु को या फिर मलयालम को। मैं 10 सेकेंड्स आपके शुरू कर देता हूं। करंटली देयर आर 6 लैंग्वेजेस, हमारे पास 6 भाषाएं ऐसी हैं जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा है वो दिया हुआ है। अभी रिसेंटली जो है बात चल रही थी इसको लेकर कि जो मराठी भाषा है इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए। अब आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मराठी भाषा को ये दर्जा दिया जाता है या नहीं, बट हाँ इसको कंसीडर जरूर किया जा रहा है। अगर बात करें तमिल जो है, तेलुगु जो है, मलयालम जो है, इसको ऑलरेडी जो क्लासिकल भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेजेस है, उसका दर्जा दिया जा चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। मराठी को भी बहुत जल्दी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
तमिल को 2004 में सबसे पहले ये दर्जा मिल गया था और नेक्स्ट ईयर संस्कृत को भी मिल गया, फिर कन्नड़ भाषा को मिला, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। तो साउथ इंडिया की सारी भाषाएं जो हैं वो भी यहाँ पे द्रविडियन लैंग्वेज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं इस क्लासिकल लैंग्वेजेस में, एंड संस्कृत भाषा को भी इसमें ऐड किया गया है। कई बार इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, 4 भाषाएं आपको दे देंगे और फिर बताएंगे पहले कौन सी ऐड करी गई, उसके बाद कौन सी, देन कौन सी और फाइनली कौन सी। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली उड़िया को मिला था 2014 के अंदर और हो सकता है 2021 में यहाँ पे हमें मराठी भाषा भी देखने को मिले। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आईपीसीसी को लेकर है। आईपीसीसी हैज बीन सेटअप बाय, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जिसकी अभी रिपोर्ट के बारे में काफी ज्यादा बात करी जा रही थी। वैसे भी इवन बात करें 2011-12 के अंदर भी ये काफी ज्यादा न्यूज में था, तब ये हिमालय को लेकर बात कर रहा था कि हिमालय के अंदर मेल्टिंग जो है काफी ज्यादा हो रही है, और तब के एनवायरमेंट मिनिस्टर जो जयराम रमेश थे उन्होंने आईपीसीसी की रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया था। खैर यहां पर आईपीसीसी दोबारा से कुछ चीजों को लेकर आ रहा है। इनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है, इसका पहला पार्ट, क्योंकि 6th असेसमेंट रिपोर्ट के अलग अलग पार्ट्स आएंगे, इसका पहला पार्ट रिलीज कर दिया गया है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से आईपीसीसी आजकल काफी न्यूज में है। बात करी जाए तो ये किसके अंतर्गत आता है, किसके द्वारा सेटअप किया गया, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी के द्वारा, आईयूसीएन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा, यूएनसीबीडी के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसे किसके द्वारा सेटअप किया गया था। वैसे इसे जो सेटअप है 1988 में किया गया और ये जो है WMO एंड UNEP के द्वारा किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आगे जो और भी पार्ट्स हैं इनके आने वाले हैं और उस रिपोर्ट्स के अंदर देखेंगे कि क्या इसके अंदर मेंशन किया गया। यहाँ पे भी देखेंगे तो WMO और UNEP लिखा हुआ है। इसे कहते हैं कि व्हेन यू स्टडी और व्हेनेवर यू वॉच द न्यूज़, तो अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत सही तरीके से रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आप किताब में ना पढ़ें या फिर कहीं पे भी इवन न्यूज़पेपर में भी ना पढ़ें, लेकिन हाँ अगर आप सही तरीके से देख रहे हैं तो बहुत सारे आंसर तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि विवाद से विश्वास स्कीम को लेकर है। पूछा गया है विवाद से विश्वास योजना के बारे में बताइए, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये क्या करता है, ये इसका एम, इसका एजेंडा जो है वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें लिटिगेशन जो है इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर खत्म करनी है, कम करनी है। इट इज अ कंपल्सरी स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में बताएं कि क्या ये किस मंत्रालय का जो नाम लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है, और क्या यहां पर इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर बात करी जाती है। चलिए, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी ये चीज बताई दैट द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड 53,684 करोड़ सो फार फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम। जो डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट हुआ करते थे, लोगों को अपनी सैलरी के ऊपर, इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स देने पड़ते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जब मार्केट में जाके आप कोई चीज परचेस करते हैं, ऑनलाइन कोई चीज परचेस करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स आप देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अपनी सैलरी, अपनी इनकम के ऊपर जो पैसा देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स को भी लेकर काफी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं और यहां पर बताया गया कि विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उनको 53,684 करोड़ रुपए अभी मिला है। पहली स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पे लिटिगेशन को रिड्यूस करने की बात है, बिल्कुल ठीक है। पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट जो होते हैं उसको कम करने की बात इसके अंदर करी गई है। मतलब जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनसे लड़ाई नहीं करनी है, उनसे एमिकेबली इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करना है। बट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखिएगा, इट इज अ वॉलंटरी स्कीम जो कि मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, इट इज वॉलंटरी। तो वॉलंटरी है तो मर्जी है व्यक्ति की, वो ज्वाइन करना चाहे या ना ज्वाइन करना चाहे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया गया और मोर स्पेसिफिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज इंप्लीमेंटिंग इट। दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एजेंसी इज द नोडल बॉडी टू गवर्न द एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962। तो यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री या एजेंसी, हमारे यहाँ पे कौन सी ऐसी नोडल बॉडी है जो कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 को गवर्न करती है। क्या ये MHA के द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको गवर्न करती है, या एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय से गवर्न करता है, या फिर ये PMO के द्वारा किया जाता है। 10 सेकेंड्स आपके सामने हैं। एक्स्ट्राडिशन होता क्या है, इट इज द फॉर्मल प्रोसेस बाय विच वन स्टेट सरेंडर्स एन इंडिविजुअल टू अनदर स्टेट फॉर प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट फॉर क्राइम्स कमिटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिक्वेस्टिंग कंट्री। तो यहां पे अगर इंडिया यूके को कहता है
कि भाई मिस्टर माल्या को यहाँ पर हमें भेज दीजिए, हमें यहाँ पर इनके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी है, क्योंकि इन्होंने कुछ क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम जो वो यहाँ पर करे हैं, क्योंकि वो कौन है, वो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो इंडिया के अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड और आपके कहें कि फाइनेंस से रिलेटेड ऑफेंसेस करके यूके में भाग कर गए, तो उनको यहाँ पर अगर वापस बुलाया जाता है तो ये आपका एक्स्ट्राडिशन के अंदर आता है। नोडल अथॉरिटी की बात करें, द जो काउंसलर पासपोर्ट वीजा सीपीवी डिवीजन है, ये इसको पूरा मैनेज करता है, और सीपीवी जो आपका डिवीजन है, काउंसलर पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन, ये एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंतर्गत आता है। दैट इज द नोडल अथॉरिटी दैट एडमिनिस्टर द एक्स्ट्राडिशन एक्ट एंड प्रोसेसेस इनकमिंग एंड आउटगोइंग एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट हम भेजते हैं या जो रिक्वेस्ट हमारे यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर क्राइम करके इंडिया में आकर छुप गया हो, तो उनको भी वापस भेजने का जो काम है इनके थ्रू किया जाता है। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 50 डेज रिवीजन सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज आपका एग्जाम जो है धीरे धीरे पास आ रहा है। तो रिवीजन जो है अगर आप करना चाहें, स्टैटिक पोर्शन पूरा आप इसके अंदर 7 वीक 7 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, डे वाइज तैयारी कर सकते हैं, और अपनी जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, कल्चर, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप इसमें कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर प्रीलिम्स के अंदर 70 to 80 आ रहा है, तो इसमें आप एक्स्ट्रा 20, 30, 40 मार्क्स तक ऐड कर सकते हैं अगर आप इस सीरीज को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। मेयरली सब्सक्रिप्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब करके अगर आप इसको साइड में रख देते हैं, नहीं प्रैक्टिस करते, तो फायदा नहीं होने वाला है। बट वंस यू सब्सक्राइब एंड यू वॉच ऑल द लेक्चर्स, जो इसमें लेक्चर्स दिए हैं वो अगर आप करते हैं डेली बेसिस पे, जो एमसीक्यूज दिए वो सोल्व करते हैं, देन डेफिनेटली दिस सीरीज विल हेल्प यू अ लॉट। इसी तरीके से आप 100 डेज की सीरीज जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 200 डेज की सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 100 डेज में ऑफकोर्स मटेरियल आपका बढ़ जाता है, वैल्यू एडिड मटेरियल जो है 200 डेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जितने ज्यादा डेज होते हैं उस हिसाब से जो सीरीज के अंदर मटेरियल है वो बढ़ता जाता है, जो आपको एग्जाम को क्रैक करके एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के अंदर हेल्प करता है। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें वो तो एक फुल फ्लेज कोर्स के लिए जा सकते हैं, मिशन यूपीएससी 2022 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है आईटीबीपी को लेकर, कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आईटीबीपी को लेकर करेक्ट है, कौन सा कथन यहाँ पर इसको लेकर सही है। इट्स अ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स फंक्शनिंग अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। ये आईटीबीपी जो है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर आती है, और ये आपके गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। बोथ द आईटीबीपी एंड असम राइफल गार्ड, जो इंडो चाइना बॉर्डर है, दोनों की प्रोटेक्शन जो है बेसिकली इनके द्वारा करी जाती है। तो यहाँ पे इंडो चाइना बॉर्डर की जब बात करी जाती है, आईटीबीपी एंड असम राइफल जो है इस रीजन की प्रोटेक्शन करती है। टाइम पीरियड में आपका शुरू कर देता हूं। रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर इनको लेकर एक बात करी है जो मैं आपको बताने वाला हूं, और इसमें आंसर क्या है वो भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। चलिए, सो न्यूज वाज कि पहली बार ऐसा देखा गया कि 2 विमेन ऑफिसर्स जो है उन्होंने आईटीबीपी को ज्वाइन किया थ्रू यूपीएससी एग्जाम, और उन्हें अभी कॉम्बैट रोल के अंदर इंडक्ट किया गया। उसमें से एक जो लेडी ऑफिसर हैं उनके फादर भी आईटीबीपी ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी डॉटर को सैल्यूट भी किया, और ये जो चीज़ थी ये नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल करी जा रही थी। तो खैर आईटीबीपी को लेकर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। सो पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये सेंट्रल आर्म फोर्स जो है वो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। सो आईटीबीपी जो है एक स्पेशलाइज टाइप की आर्म पुलिस फोर्स है, ठीक है। ये जो है इसमें ट्रेन्ड पर्सनल जो होते हैं वेरियस डिसिप्लिन के लिए, जैसे कि माउंटेनियरिंग हो गई, स्कीइंग हो गया, क्योंकि देखिए जो बर्फ वाला रीजन है वहां पर ये रहते हैं, माउंटेनियस रीजन में रहते हैं आईटीबीपी, ठीक है। इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स, यहाँ पे इनका जो मेन काम होता है वो किस किस एरिया के अंदर, आपकी टैक्टिकल ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, माउंटेनियरिंग होगी, स्कीइंग, ये सब स्किल्स इसके अंदर होंगे तो ही ये अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सकेंगे एनिमी अटैक से, ठीक है। इट इज फंक्शनिंग अंडर होम अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो आपका गृह मंत्रालय उसके अंदर ही काम करे। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आईटीबीपी का मेन काम अगर बात करें, इट ऑल्सो कंडक्ट रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो होते हैं वो भी इनके द्वारा करे जाते हैं। जब भी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं तो वहां पर हिमालयन रीजन के अंदर इनका मेन काम यही होता है कि लोगों की जान बचाना। द फोर्स हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ पास्ट 6 डेकेड्स, जहां पर इनके जवानों ने, आईटीबीपी के जवानों ने काफी ज्यादा सेक्रीफाइसेस जो है वो भारत देश के लिए दिए। चलिए सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो यहां पर अगर मैं आईटीबीपी और असम राइफल के बारे में डिस्कशन करूं, पहले क्या होता था, पहले की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, आईटीबीपी और असम राइफल जो थी वो दोनों ही इंडिया चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन 2004 के अंदर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, पहले इसे कई बार ईजीओएम बनाए जाते थे या जीओएम बनाए जाते थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से 1 बॉर्डर 1 फोर्स की बात करी गई। 1 बॉर्डर 1 फोर्स,
ठीक है, जैसे आजकल वन नेशन वन कार्ड की बात करी जाती है ना, या फिर वन पेंशन के बारे में भी आपने सुना होगा, तो उस टाइम पे वन बॉर्डर वन फोर्स के बारे में बात करेगी कि एंटायर इंडो चाइना का जो स्ट्रेच है उसे आईटीबीपी को ही संभालने देना चाहिए और उन्हीं को ही एक गार्डिंग ड्यूटी जो है वो देनी चाहिए। और उसी तरीके से जो आईटीबीपी है, पहले तो काफी जगह तो खुद ही काम कर रही थी, लेकिन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे असम राइफल्स को डेप्यूट करके रखा था 2004 से, उनको यहां पर रिप्लेस कर दिया गया आईटीबीपी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि सिर्फ आईटीबीपी जो है वो इसको मैनेज करती है। आंसर विल बी ए, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल। वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल 2021 के लिए इस बार का थीम क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। टाइम पीरियड मैंने शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल, इसे अभी रिसेंटली 9 अगस्त को हमने ऑब्जर्व किया और उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद नेक्स्ट डे से ही काफी सारे आर्टिकल्स इसको लेकर न्यूज़पेपर में आने शुरू हो गए। 2021 थीम की बात करते हैं। सो इट इज लीविंग नो वन बिहाइंड। अगर लीविंग नो वन बिहाइंड है, ये तो चारों में ही दिया हुआ है, तो यहां से नहीं पता चलेगा। इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका यहां पर थीम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो यहां पर बात करी जा रही है। दिस इवेंट ऑल्सो रेकग्नाइज अचीवमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि इंडिजिनस लोगों के द्वारा दिया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। ठीक है, क्योंकि इंडिजिनस लोग जो हैं वो खास तौर पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन के लिए नहीं जाने जाते हैं, पोल्यूशन को एमिट करने के लिए नहीं जाने जाते हैं, और उनकी जो मिनिमलिस्टिक लाइफ होती है उसके हिसाब से वो रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में कंपेयर टू अदर पीपल ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इट वाज फर्स्ट प्रोनाउंस्ड बाय, ये जो पूरा आपका दिन है इंडिजिनस पीपल का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिसंबर 1994 में कहा गया कि इस तरीके का एक अवेयरनेस का दिन जो है हमें सेलिब्रेट ऑब्जर्व करना चाहिए। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। 2 स्टेटमेंट आपको दी हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं आपको जो न्यूज है वो भी बताने वाला हूं। एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई से पूछने के बाद यहां पर जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। A person shall be disqualified for appointment as a judge of high court only when he has for at least 10 years held a judicial office in the territory of India। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन कब दी जाती है? A person shall be qualified जब यहाँ पर उन्होंने क्या किया हो? 10 साल मिनिमम की बात करी जा रही है, यहाँ पे जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो और कह सकते हैं किसी ऑफिस को हेल्ड किया। तो यहाँ पे मैं आपका टाइम पीरियड जो है शुरू कर देता हूँ, जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, और न्यूज जो है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो कोई नई न्यूज नहीं, पुरानी ही न्यूज है एक तरीके से, क्योंकि सेम चीज को बार बार कहा जा रहा है। न्यूज बेसिकली नहीं है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दोबारा से दी है कि यहां पर काफी ज्यादा डिले जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वैकेंसीज जो है जजेस की हाई कोर्ट के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से केसेस भी जो है पेंडेंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन यहां पर जो वैकेंसी को फिल करने की बात है वो नहीं करी जा रही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बताता हूं। जो आर्टिकल 217 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर द हैंड एंड द सील आफ्टर कंसल्टिंग whom after the consultation with chief justice of India। so it is not governor, it is the president of India जो कि हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहां पर अगर बात करी जाए, प्रेसिडेंट ने कंसल्टेशन करी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ स्टेट से, एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शेल होल्ड ऑफिस इन द केस ऑफ एडिशनल और एक्टिंग जजेस। और यहां पर अगर रिमूवल भी कर रहा होता है, जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट। और ये जो चीज है आर्टिकल 124 के अंदर दी गई है, जिसमें पूरा प्रोसेस जो है पार्लियामेंट के अंदर भी चलाया जाता है। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं, पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट ओनली व्हेन ही हैज फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी इन इंडिया। क्या सिर्फ यही रिक्वायरमेंट होती है? बताएं। अ पर्सन जो क्वालिफिकेशन के लिए आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, बताएं। यहां पे अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट अनलेस 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट,
एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए जुडिशियल ऑफिस को होल्ड करना है, या फिर इसकी जगह पे एटलीस्ट 10 ईयर्स वो एडवोकेट रह सकते हैं हाई कोर्ट के और 2 और मोर सच कोर्ट्स के इन सक्सेशन। तो यहाँ पर जो ओनली शब्द दिया गया है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो आपकी है वो गलत हो जाती है, और दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर है। पूछा गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 अभी रिसेंटली राज्यसभा में ये ऑलरेडी आ चुका था और अभी लोकसभा में इसको बेसिकली पास कराया जा रहा है, उसको लेकर दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली कहती है बिल जो है रिमूव करता है अबोर ट्राइब को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एसटीज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो एसटी की लिस्ट है उसमें से अबोर ट्राइब को रिमूव किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो एसटीज जो है इन वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज उसको यहां पर बता सके, स्पेसिफाई कर सके। तो 10 सेकंड्स का टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं, जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर होगा। पार्लियामेंट ने अभी शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 जो है लोकसभा के अंदर इसे पास किया है, राज्यसभा के अंदर ऑलरेडी अप्रूवल किया जा चुका है। बिल जो है अमेंड करता है जो 1950 का हमारा पुराना ऑर्डर था उसको, और यहां पर भी जो दोनों स्टेटमेंट है जिसमें अबोर ट्राइब को रिमूव किया गया और जो प्रेसिडेंट को लेकर बात करी गई है कि यस इनके पास ये पावर होती है कि ये शेड्यूल ट्राइब जो है उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सीखो और कमाओ स्कीम। सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में पूछा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो कि 18 से 35 साल के बच्चों के लिए या कहें कि एज ग्रुप के लिए होती है। द स्कीम एंश्योर्स 75% प्लेसमेंट आउट ऑफ विच 50% शुड बी इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसमें 75% प्लेसमेंट जो है वो इंश्योर करी जाती है, जिसमें से 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाई जाती है। पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट ऑफ 2000 पर मंथ जो है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। मैं आपका टाइम पीरियड यहां पर शुरू कर देता हूं, आप सोचिए इसके बारे में, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए तो यहां पर सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जो एज ब्रैकेट यहां पे दिया गया, कोई बता सकते हैं एज ब्रैकेट कितना है यहां पर। लेट्स सी कितने लोगों को पता है। सो इट इज 14 टू 35 ईयर्स, ना कि 18 टू 35 ईयर्स। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, बट यह स्कीम जो है इंश्योर करती है 75% प्लेसमेंट, और साथ ही साथ इसके 50% प्लेसमेंट जो होगी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर करी जाएगी। और यहाँ पर 2000 रुपए का जो एक असिस्टेंस है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको देने की भी बात करी गई है। एज पर द स्कीम गाइडलाइंस इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस विल बी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश लिंकेजेस, इसके साथ प्लेसमेंट सर्विसेज के साथ लिंकेजेस करी जाएगी, जहां पर जो लोग हैं उनको स्किल देने के बाद डिप्लॉय किया जा सकेगा। ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहां पर जो आपका आंसर है वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी हम जल्दी से रिवाइज करेंगे पूरे लेक्चर को, और उसके बाद फिर प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देने वाला हूं। और रिवीजन के अंदर कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी आंसर करने की और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको रिकॉल करने की। यहां पर शुरुआत करते हैं हम कंपटीशन एक्ट से। कंपटीशन एक्ट जो 2002 का है इसको लेकर डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल कौन सी थी, बताएं उनका काम क्या है एपेलेट ट्रिब्यूनल का, क्या आंसर होगा। और किसको लेकर न्यूज थी, देखिए न्यूज जो थी वो फ्लिपकार्ट को लेकर थी, और यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दो अलग अलग बॉडीज जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई है। क्या मराठी भाषा जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस में शामिल करी गई है, यस और नो में आंसर करिएगा। दीज आर द वेरियस लैंग्वेजेस जिनको की क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा जो है दिया जा चुका है। मराठी भाषा को भी हो सकता है इस साल ये दर्जा दे दिया जाए। आईपीसीसी किसके द्वारा सेटअप करी गई है, कौन, मैंने आपको कल बताया था जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी 6 रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट अभी लॉन्च किया गया है, एंड WMO एंड UNEP जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, इनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ विवाद से विश्वास स्कीम, डायरेक्ट टैक्स को लेकर है या इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर, जल्दी से बताएं। फाइनेंस मिनिस्टर की वॉलंटरी स्कीम है, और यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स है उनके साथ विवादों को सुलझाया जाएगा, जिसके अंदर अभी 50,000 करोड़ को रियलाइज किया गया है। इट इज ए डायरेक्ट टैक्स स्कीम। फिर हमारा डिस्कशन हुआ इसके बाद नोडल मिनिस्ट्री जाननी चाहिए हमने एक्स्ट्राडिशन को लेकर, तो मिस्टर माल्या को यहाँ पर लेकर आना है वापस। तो फिर किसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पे जो CPV है, काउंसिल ऑफ पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, उसका इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। 50 डेज की रिवीजन सीरीज या फिर आप 100 डेज 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो exam.netmonk.com पर जाकर इन सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज भी आप exam.netmonk.com पर जा सकते हैं, देयर आर फ्री सीरीज अवेलेबल एज वेल। काफी सारी फ्री सीरीज भी वहां पर अवेलेबल है जो आपको हेल्प करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ITBP, क्या पूरा इंडो चाइना बॉर्डर जो है ITBP के द्वारा मैनेज किया जाता है, यस और नो में आंसर करिएगा। सो यहाँ पर जो न्यूज थी वो मैंने आपको बताया था, जो सैल्यूट करने वाली न्यूज थी, एंड आंसर इज यस, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था इंडिजिनस पीपल को लेकर, जो यहाँ पे हमारा थीम था इट इज लीविंग नो वन बिहाइंड,
इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था जजेस को लेकर, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल रहता है, ध्यान रखिएगा, और 10 ईयर्स एडवोकेसी या फिर 10 ईयर्स जो जुडिशियल ऑफिस है उनके अंदर रहना जरूरी है एज द क्राइटेरिया। फिर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल जो है, इससे पहले ये जो बिल था कब आया था, 1950 की बात करिएगा, और अभी राज्यसभा में तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, लोकसभा में इसे पास कराया जा रहा था, इसी वजह से न्यूज में था। इसके अंतर्गत कुछ चेंजेस करे गए थे जिसमें आबोर ट्राइब जो है उनको यहाँ पे रिमूव किया गया, और वैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ये मैंने आपको बताया था। फाइनली हमारा डिस्कशन जो है वो हुआ था सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में। स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, 75% प्लेसमेंट, 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेसमेंट एजेंसीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और 2000 पर मंथ यहाँ पे असिस्टेंस के तौर पे भी फाइनेंशियल ग्रांट दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पर भी हमारा सी था। चलिए, तो यहाँ पे जल्दी से प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है बताता हूँ। सीखो और कमाओ स्कीम जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके लिए एज जो मैंने आपको आज बताई है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सो दिस इज द सेकंड चैनल जहाँ पे हिंदू एनालिसिस आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बताएं कितना आपने स्कोर किया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसका लिंक भी, जितने भी लिंक्स है वो सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, और उसके पर्पस क्या है वो भी मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय।